हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज सनत सर। और आज के इस लेक्चर में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। देखो, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। आपने डिमांड क्लास 11 में ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे नाम क्या आ रहा है, एग्रीगेट डिमांड। तो देखो, जैसे डिमांड को क्या था कि अमाउंट ऑफ ए कम्युनिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाई एट ए गिवन प्राइस ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे क्या हो गया, एग्रीगेट। एग्रीगेट क्यों हुआ? क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं। हम पूरी इकोनॉमी के बारे में क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है, तो यहाँ पे हम तो ओवरऑल की बात करेंगे, सम टोटल की बात करेंगे, इसलिए नाम हो गया एग्रीगेट डिमांड। चलिए इसके डिफिनेशन को देखा जाए। देखो, एडी इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट द पीपल प्लान टू इनकर। देखो, इसमें ध्यान देना, पीपल प्लान टू इनकर यहाँ पे बात हो रही है। पीपल प्लान टू इनकर ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि नेशनल इनकम है, प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, तो लोग क्या करेंगे, उसे कंज्यूम करेंगे। कंज्यूम करने का मतलब क्या हुआ, वो उसे परचेज करेंगे। लेकिन क्या एक्चुअल परचेज की बात हो रही? नहीं, यहाँ पे किसी बात हो रही है कि प्लान का मतलब क्या होता है, एक तरीके का एस्टिमेट कि एक साल में टोटल हमारे यहाँ कितना सामान लोग खरीदने का प्लान कर रहे हैं, मतलब कितना हमारा सामान बिक सकता है, कितना लोग खरीदेंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर करस्पॉन्डिंग टू देयर डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। अब क्या होता है, देखो, जिसकी इनकम जैसी होगी उसका परचेज, उसका जो डिमांड होगा उसी के हिसाब से होगा ना। अब सपोज कोई मिलियनियर है तो उसकी डिमांड अलग तरीके की होगी, कोई गरीब आदमी है तो अलग होगा, कोई मिडिल क्लास फैमिली है तो उसका अलग होगा। तो इसी को ही हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, कि एज पर द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, जिनकी जैसे जैसे इनकम है उसके हिसाब से वो एक साल में कितना पैसा टोटल एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंड करना चाह रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज करने में। बट याद रखना है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, पीपल प्लान, नॉट एक्चुअल। ठीक है। एडी डज नॉट रिफर्स टू द डिमांड फॉर एनी पार्टिकुलर गुड। यहाँ पे मैक्रो में हम एडी किसी एक पार्टिकुलर गुड की बात नहीं कर रहा है, बट ओवरऑल इंटायर गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में जो कंज्यूम किए जा रहे हैं, जो लोग परचेज कर रहे हैं, उन सबको कलेक्टिवली बोला जाता है। ठीक है। एडी इज ऑफन मेजर्ड फॉर द पीरियड ऑफ टाइम। सो इसे हम क्या कहते हैं, फ्लो। हमने पढ़ा था फ्लो और स्टॉक का कंसेप्ट, स्टॉक पॉइंट ऑफ टाइम और फ्लो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो एडी कैसा कंसेप्ट है हमारा, एडी इज अ फ्लो कंसेप्ट। ठीक है। एडी इज ऑलवेज मेजर इन टर्म्स ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, या जैसे डिफिनेशन में ऊपर में भी आया था क्या, एक्सपेंडिचर। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर लोग करने वाले हैं गुड्स और सर्विसेज में, उसी का सम टोटल क्या होता है, एडी। एडी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज व्हाट पीपल विश टू डू। देखो, अगेन वही बात आ गई कि प्लान कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, रियलिटी क्या होगी, एक्चुअल क्या होगा हमें नहीं पता, बट कितना प्लान कर रहे हैं टू स्पेंड, और व्हाट पीपल प्लान टू स्पेंड एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, कि अलग अलग इनकम लेवल पे लोग क्या प्लान कर रहे हैं सामान को खरीदने का, रादर देन व्हाट पीपल एक्चुअली स्पेंड ऑन द परचेज। देखो, यहाँ पे एक्चुअल आ गया ना, एक्चुअल से हमें मतलब नहीं होता है, हमें मतलब है प्लान से। ठीक है। तो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब एडी के कुछ फीचर्स देखो, एडी कभी भी ना जीरो नहीं हो सकता है। इवन इनकम भले जीरो हो, मतलब कोई अगर पर्सन है, अगर उसका इनकम, अगर मैं यहाँ पे इनकम को वाई से दिखाता है और एडी को यहाँ मैं लिख दूँ, तो इनकम जीरो होने पे भी एडी जीरो नहीं होगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है, पैसा नहीं तो वो डिमांड कैसे करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि भाई जिंदा रहने के लिए तो उसे सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ तो डिमांड करेगा ना, भूख प्यास तो लगेगी ना, तो कुछ तो उसे चाहिए होंगे ना, भले वो उधार ले, भले उसके पास पहले की सेविंग हो, तो एडी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। बिकॉज सम एक्सपेंडिचर इज ऑलवेज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, दिस इज इनकर्ड इवन व्हेन इनकम इज जीरो। देखो, इनकम भले जीरो हो जाए, लेकिन कुछ जिंदा जीने के लिए, रहने के लिए कुछ तो वो भाई भीख मांग के खाएगा, या उधार लेगा, लोन लेगा, या पहले के उसके पास सेविंग्स रहेंगे, लेकिन वो सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ डिमांड करेगा। और ये बात आप जरूर याद रखना, क्योंकि ये 1 मार्क्स में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आ जाते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, दैट इज एडी शेड्यूल। तो देखो, एडी शेड्यूल क्या होता है। अब देखो, एडी जैसे शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ का जब हम क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। सो एनी शेड्यूल इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन। किसी भी शेड्यूल को हम क्या कहते हैं, किसी भी डेटा का टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर मतलब टेबल के फॉर्म में। तो जब हम कभी टेबल के फॉर्म में किसी डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो हमारा शेड्यूल कहलाता है। तो अब जैसे यहाँ देखो, इनकम और एडी शेड्यूल क्या हो गया कि अलग अलग इनकम लेवल पर लोगों का अलग अलग किया गया हुआ एडी।
ठीक है, आइए इसके टेक्निकल डिफिनेशन को देखा जाए। एडी स्केड्यूल इज अ टेबल शोइंग एडी और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर करिस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। देखो अलग अलग इनकम लेवल पे किए जाने वाला लोगों का अलग अलग डिमांड, ठीक है, जो वो प्लान करें, जो खरीदेंगे, ठीक है। एडी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। देखो एडी जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा ये इनकम आप देख रहे हो बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे हमारा एडी भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इनकम जब भी बढ़ेगा एडी बढ़ेगा। हाउएवर देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ एडी इवन व्हेन y इज इक्वल टू जीरो। देखो यहाँ पे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि इनकम जीरो हो जाने पे भी क्या होगा, आपका एडी जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बात किसकी आ गई है, सर्वाइवल की। वो जिंदा रहने के लिए कुछ तो कम भाई खाना पीना तो पड़ेगा ही, ठीक है। तो इसी को कहा जाता है आपका मिनिमम लेवल ऑफ एडी, ठीक है। एट हायर लेवल ऑफ वाई, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाता है तो खर्चे, मतलब स्टार्टिंग में आप देखोगे जैसे इनकम यहाँ जीरो था तो एडी 30 था, इनकम 20 हुआ तो 35 हुआ, इनकम 40 तो ये 40, इनकम 60 तो ये 45। जैसे इनकम अगर 20 से कांस्टेंट बढ़ा, लेकिन फिर आप देखोगे कि इसके बढ़ने की रेट क्या हो गई है, पीछे हो गई है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर एक पॉइंट के बाद क्या करना स्टार्ट कर देता है, पैसे की सेविंग। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 60 रुपये उसने कमाया और उसने खर्च किया 45, तो उसने कितने पैसे सेव किए, 15। तो यही बात यहाँ कहा जा रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाता है, इनकम की बढ़ने की रेट स्टार्टिंग में इनकम और एडी की रेट तो ज़्यादा होती है, फिर वो उसके इक्वल हो जाती है, लेकिन उसके बाद एडी का जो ग्रोथ होता है जिस हिसाब से वो बढ़ रहा होता है वो इनकम से फॉल कर जाता है, इनकम से नीचे घट जाता है। बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, क्योंकि लोग अब पैसे को क्या करना चाह रहे हैं, सेव करना चाह रहे हैं। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो इससे हमें कुछ कंक्लूजन्स निकल के सामने आते हैं, जैसे देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी इवन व्हेन वाई इज इक्वल टू जीरो। एडी इंक्रीजेज एज वाई इंक्रीजेज, दस एडी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। तो एडी का ग्राफ कैसा बनेगा, पॉजिटिव रहेगा, ये अपवर्ड राइजिंग रहता है। और आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ वाई इज रीच्ड एडी लैक्स बिहाइंड वाई। फिर एडी क्या होता है, वाई से पीछे हो जाता है, मतलब नीचे हो जाता है। सो आई होप दिस शेड्यूल इज क्लियर टू यू। अब आता है एडी कर्व। देखो कर्व क्या होता है, जब हम किसी टेबुलर फॉर्म को, किसी की टेबल को हम क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एडी शेड्यूल इज एडी कर्व। सो एडी कर्व इज अ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ एडी शेड्यूल शोइंग एडी करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ वाई। तो जब आप इस ग्राफ में देख रहे होगे, यहाँ पे इनकम लिखा हुआ और यहाँ पे एडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इनकम और एडी के डिमांड को, जो एडी का ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, इसी को हम कर्व में रिप्रेजेंट करते हैं कि अलग अलग इनकम लेवल पे हमारा एडी क्या है। जैसे इनकम 20 थी तो ये कितना था, फिर उसके बाद 40 हुआ तो कितना हुआ। तो ये हमारा क्या दिखाता है, एडी कर्व को दिखाता है। सो आई होप दिस इज क्लियर। इट टेंड्स टू स्लोप अपवर्ड शोइंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एडी एंड वाई। ये हम लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर में भी देखा कि एडी का जो ग्राफ होता है वो पॉजिटिव स्लोप होता है। तो ये एक एक मार्क के क्वेश्चन के लिए आप इसे बिल्कुल ध्यान से समझते रहना। और इनकम का ये जो लाइन होता है, ये जो इनकम का आप डायग्राम देख रहे हो जो ऊपर गया हुआ है, ये हमेशा कितना डिग्री फॉर्म करता है, 45 डिग्री। आप 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स में इस बात को जरूर याद रखना, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वाई एज इन द एडी। तो आप क्या बोलोगे, हमेशा 45 डिग्री। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हमारा अगला टॉपिक है एडी इन ए क्लोज्ड इकोनॉमी। देखो एडी को हम स्टडी करते हैं दो इकोनॉमी के केस में, एक अगर इकोनॉमी क्या है, क्लोज्ड है, और एक इकोनॉमी क्या है, ओपन है। अब क्लोज्ड इकोनॉमी में भी इकोनॉमी दो तरीके की होती है, एक 2 सेक्टर और दूसरा 3 सेक्टर। अब 2 सेक्टर इकोनॉमी क्या होती है, ये मैं आपको रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। 2 सेक्टर इकोनॉमी में तो सिर्फ हाउस होल्ड होगा, हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर, ठीक है। और जैसे ही 3 सेक्टर इकोनॉमी हो जाएगी, इसमें एक एक्स्ट्रा क्या ऐड हो जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर। तो हम बारी बारी से इन सबको पढ़ेंगे। और ओपन इकोनॉमी में क्या होता है, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड भी आ जाता है। तो हम सारे केस में हमारा एडी ग्राफ कैसा होगा, एडी कैसा होगा, ये हम देखेंगे। देखो अ क्लोज्ड इकोनॉमी में भी अ 2 सेक्टर इकोनॉमी और अ 3 सेक्टर इकोनॉमी। सो 2 सेक्टर का मतलब अगेन मैं लिख दे रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता होगा, हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड, इसको यहाँ पे कॉमा लिख दे रहा हूँ। आप ये समझ जाना, एच मतलब हाउस होल्ड, पी मतलब प्रोड्यूसर और जी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर। तो एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ा जाएगा। तो देखो
A two-sector economy includes household and producer sector. There is no government sector in this economy. क्योंकि बात हो रही है दो सेक्टर की, इतना तो गवर्नमेंट कहाँ से होगा इसमें. So household purchases goods for the purpose of consumption and this expenditure is known as consumption expenditure. ये हम लोगों ने पहले क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सी से. हाउसहोल्ड द्वारा किया गया कोई भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहलाता है और प्रोड्यूसर द्वारा किया गया कोई भी एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है. तो हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कि एडी इन ए टू सेक्टर इकोनॉमी इज इक्वल टू सी प्लस आई. ठीक है, तो एडी का मतलब क्या हो जाएगा टू सेक्टर इकोनॉमी में, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल. अब थ्री सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं. तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में आता है हमारा हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी. और ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दिया होगा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी तो ये चीज़ें गिवन होती हैं. सिंपली इन तीनों का क्या करना है, सम टोटल कर देना है. अब एडी इन एन ओपन इकोनॉमी, एक ओपन इकोनॉमी में आखिरकार हमारा एडी क्या होता है. तो देखो ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि हम दुनिया के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, उनके साथ ट्रेडिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. तो यहाँ पे ये चार सेक्टर्स होते हैं. ठीक है, सो अब देखो जैसे ही रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आएगा तो यहाँ पे एक्सपोर्ट का प्रोसेस आ जाएगा और इंपोर्ट का. तब हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, नेट एक्सपोर्ट्स. ये हम लोगों ने चैप्टर 4 में भी पढ़ा हुआ था. ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड में. तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मतलब कि भाई हम उनको कुछ सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सामान उनसे हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं. तो ये क्या कहला जाएगा, नेट एक्सपोर्ट्स. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम, ए डी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, वेयर एक्स इज इक्वल टू इंपोर्ट माइनस इंपोर्ट. ठीक है, देखो द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर जनरेट्स डिमांड फॉर आवर गुड्स एंड सर्विसेज वाया एक्सपोर्ट्स. हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को अपना सामान सेल करते हैं जिसको हम एक्सपोर्ट कहते हैं. क्यों एक्सपोर्ट करते हैं, क्योंकि दुनिया के और भी कंट्रीज़ को हमारे कुछ गुड्स अच्छे लगते हैं, उन्हें कंज्यूम करना अच्छा लगता है, तो हम उसे सेल करते हैं. तो इससे हमारे गुड्स की डिमांड होती है जिससे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं. उसी तरीके से हमें दूसरी कंट्रीज से भी तो कुछ खरीदना पड़ता है, जैसे ऑयल, जैसे डिफेंस गुड्स, मेनी थिंग्स आर देयर. तो हम इंपोर्ट करते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपोर्ट करने से हमारा एडी बढ़ता है बट इंपोर्ट करने से हमारा एडी घटता है. इसलिए हम क्या करते हैं, नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू को निकालते हैं जो कि होता है एक्स माइनस एम. तो एडी इन ओपन इकोनॉमी के केस में जो फॉर्मूला हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जिसे बोला जाता है नेट एक्सपोर्ट्स. ठीक है, सो आई होप दिस इज clear to you and so far if you have any doubts please reply in the comment sections. चलो अभी तक तो हम लोगों ने एडी काफ़ी पढ़ लिया. अब हम बात करते हैं एएस की. देखो एएस का मतलब क्या होता है, सप्लाई. जहाँ पे डिमांड होगा, जहाँ पे आपका एडी है, डिमांड है, कंज्यूमर डिमांड करेंगे, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए. तो उसको फुलफिल करने के लिए आता है हमारा सप्लाई का कंसेप्ट. तो जैसे एडी क्या था, प्लान्ड एक्सपेंडिचर था कि कंज्यूमर क्या कंज्यूम करना चाह रहा है. तो उसी तरीके से एएस क्या होता है, प्लान्ड सप्लाई. आप एक बात याद रखना, एडी में इस पूरे में हमेशा वर्ड हमारा मेन क्या आ रहा है, प्लान्ड. तो देखो एएस रिफर्स टू एग्रीगेट प्रोडक्शन एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर. जैसे कंज्यूमर एक साल में क्या खरीदेगा इसका डिमांड कर रहा था, इसका वो प्लान कर रहा था, तो वो एग्रीगेट डिमांड कहलाता है. उसी तरीके से एक साल में एक सेलर कितने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करना चाह रहा है, ये भी कहलाता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई. अब ये भी क्या है, फ्लो कंसेप्ट है. क्यों, क्योंकि हम इसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हैं. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स वैल्यू एडिशन. देखो प्रोडक्शन करने का मतलब क्या होता है, आपको वैल्यू ऐड करना होगा ना. आपको वैल्यू एडिशन क्या करते हैं कि किसी आप रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करोगे, उसमें वैल्यू ऐड करोगे, उसे फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करोगे. यस और नो. और जब प्रोडक्शन प्रोसेस हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में पढ़ा था कि प्रोडक्शन होता है तो फिर क्या होता है, हमारा इनकम जनरेशन होता है. फैक्टर्स सर्विसेज को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो फिर इनकम मिलेंगे. तो यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि एएस और वाई दस दे बिकम सिमिलर टू ईच अदर. ठीक है, एक मिनट, मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पर करेक्ट करने दो. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एएस इज इक्वल टू वाई. ठीक है, सो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग हमेशा यही एज्यूम करेंगे एएस इज इक्वल टू वाई, और वाई का कितना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है, 45 डिग्री. इन बातों को आप बिल्कुल ध्यान में रखना और कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं. एएस इज इक्वल टू वाई, दैट्स इट. और सप्लाई क्या होता है, एक साल में
कोई भी प्रोड्यूसर कितना प्लान कर रहा है क्या करने का, गुड्स को प्रोड्यूस करने का, मार्केट में सप्लाई करने का। ये दोनों कैसे कंसेप्ट हैं आपके, एडी और एएस बोथ आर योर फ्लो कंसेप्ट, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब एएस शेड्यूल क्या होता है, तो एएस शेड्यूल होता है आपका अगेन कि डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर हमारा एएस कैसा बिहेव कर रहा है। तो एएस और वाई तो चूंकि सेम ही होते हैं, तो जितना जैसा इनकम होगा सप्लाई भी उसी हिसाब से लोगों की, मतलब वो कांस्टेंट रहता है। जितना मार्केट में लोगों का इनकम है उसी हिसाब से वो सप्लाई, क्योंकि देखो सप्लाई होगा, प्रोडक्शन होगा, तो लोगों को जॉब मिलेगा, तो बोथ फिगर्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। और इसका एएस और वाई का ग्राफ बिल्कुल सेम होता है, दैट इज 45 डिग्री। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब हमारा अगला टॉपिक है दैट इज कंजम्पशन फंक्शन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो हम अभी तक डिमांड की बात कर रहे थे, डिमांड कंज्यूमर करेगा, कंज्यूमर डिमांड करके क्या करता है, गुड्स को कंज्यूम करता है, ठीक है। सो कंजम्पशन फंक्शन क्या बताता है हमें, देखो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड वाई, कि इनकम का, जैसे हमने बात किया कि कंज्यूमर को भाई कंज्यूम करने के लिए गुड्स सर्विस, उसकी डिमांड्स होंगी, उसकी वांट्स होंगी, यस और नो। तो इनकम के अलग अलग लेवल पर कंज्यूमर क्या गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, क्या उसे डिमांड कर रहा है। तो यहाँ पे आप ये इसको समराइज़ करके ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम इसे सी बनाते हैं और यहाँ पे वाई, तो इनकम के अलग अलग लेवल पर कंज्यूमर कितना गुड्स को, मतलब कैसे गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, और इनके बीच से रिलेशनशिप क्या होगा, यही कंजम्पशन फंक्शन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे इनकम 0 है तो भी कंजम्पशन कितनी है 20, इनकम 10 है तो भी कंजम्पशन कितनी है 30। तो यही चीज़ दिखा रहा है, अगर इनकम बढ़ती है तो अगेन ये भी बढ़ता है। तो इनकम और कंजम्पशन के बीच के फंक्शनल रिलेशनशिप को, ये वर्ड आप जरूर याद रखना, द फंक्शनल रिलेशनशिप, ठीक है। इसका एक फंक्शन है, वो हम आगे पढ़ेंगे। सो इट शोज द बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विथ रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी, कि हाउस होल्ड अलग अलग इनकम लेवल पर किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस तरीके से, मतलब रिएक्ट इन द सेंस कंजम्पशन कैसे अपने कंजम्पशन में क्या चेंजेस करता है, वो बढ़ाता है या घटाता है। इस फंक्शनल रिलेशनशिप को ही क्या कहा जाता है, कंजम्पशन फंक्शन। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, पहली बात जो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि इनकम जीरो होने पे भी कंजम्पशन जीरो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सर्वाइवल की बात है ना। तो इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी बार से, इसे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सी बार। तो सी बार क्या होता है कि इनकम 0 होने पर किया गया वाला कंजम्पशन, और इसी सी बार का भी एक और नाम होता है, वो होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। आइए इसको देखा जाए। देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम लेवल ऑफ सी इवन व्हेन वाई इज इक्वल टू 0, दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस कंजम्पशन, दिस लीड्स टू नेगेटिव सेविंग। अब कहोगे सर इसमें सेविंग कहाँ से आ गया, भाई क्यों नहीं आएगा, कंज्यूमर सारे पैसा खर्च थोड़े करेगा, वो अपने फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज़ के लिए कुछ तो पैसे बचा कर रखेगा। तो देखो हमें ये पता है कि इनकम क्या कहलाता है कि कंजम्पशन प्लस सेविंग। मान के चलो कि अगर किसी बंदे को सैलरी मिलती है 1 लाख रुपए, ठीक है, वो इसमें से 50,000 रुपये खर्च कर दिया, तो उसकी सेविंग कितनी होगी 50,000। तो 50,000 प्लस 50,000 कितना हो गया 1 लाख। तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। लेकिन क्या होता है कि जब इनकम 0 है, कंजम्पशन कितनी है 10, तो सेविंग क्या हो जाएगा, इनकम माइनस कंजम्पशन, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 10, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी -10। तो इसे कहा जाता है नेगेटिव सेविंग, कि इनकम 0 है फिर भी आप सेव कर रहे हो। जैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर मैं 10 रुपये कमा रहा हूँ, जो कि मेरी इनकम है 10 रुपीज़, मैंने उसमें से 5 रुपये खर्च किया, तो सेविंग कितना हो जाएगा, इनकम में से कंजम्पशन हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा 5 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये तो हुआ कि हमारा इनकम ज़्यादा था कंजम्पशन से, बट यहाँ पे आप देख रहे हो इनकम 0 है और कंजम्पशन 10 है, तो ये क्या हो जाएगा -10, मतलब माइनस में सेविंग हो ही नहीं रही है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज नेगेटिव सेविंग। कंजम्पशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू इनकम एज राइज इन इनकम कॉजेज अ राइज इन कंजम्पशन। तो कंजम्पशन फंक्शन में और कंजम्पशन में और इनकम में कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। इंटायर इनकम इज नेवर कन्वर्टेड इनटू कंजम्पशन। देखो एक सर्टेन लिमिट के बाद, एक सर्टेन लिमिट होने के बाद कि पूरा का पूरा पैसा जो कंज्यूमर अर्न करेगा वो पूरा कंज्यूम नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सेविंग के लिए भी रखेगा। जैसे आप इस ग्राफ में देख रहे हो कि ये इनकम की ग्राफ अभी जब ऊपर इनकम की ग्राफ यहाँ से जा रही है और ये कंजम्पशन है, तो कंजम्पशन इनकम 0 है लेकिन कंजम्पशन क्या है 20। जैसे जैसे इनकम ऊपर जा रहा है कंजम्पशन भी ऊपर गया। और ये जो पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पर आप क्या देख रहे हो कि सी और वाई, एक मिनट मुझे इसको मिटाने दो, यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा आपको।
आप इस ग्राफ में देख रहे हो कि इनकम इस पॉइंट बी पर क्या हो चुका हुआ है। इस पॉइंट बी पे आपका इनकम और कंजम्पशन 100 इज इक्वल टू 100 हो गया है। इसका मतलब यहाँ पे y और c सेविंग कितना हो जाएगा, 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। लेकिन जैसे ही इस पॉइंट के ऊपर जाएगा, जैसे ही हम इस पॉइंट के ऊपर जा रहे हैं, इनकम हमारा 110 हो गया, कंजम्पशन आप एज्यूम कर लो कि 101 या 102 है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे ऐसे अब क्या स्टार्ट हो चुका हुआ है, सेविंग 9 रुपीज़। तो इसी को कहा जाता है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट पॉइंट एट विच इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, जिसमें जितना पैसे कंज्यूमर अर्न कर रहा है वो उतने पैसे क्या कर रहा है, खर्च कर दे रहा है। तो मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे इनकम एंड कंजम्पशन आर इक्वल। वो क्या है, इक्वल है। इसका मतलब कंज्यूमर जितना पैसे अर्न कर रहा है उतना पैसे वो खर्च कर दे रहा है। ठीक है। सो और इस ब्रेक इवन पॉइंट के बाद क्या हो जाता है, y की वैल्यू ग्रेटर देन c। आप ये कह सकते हो कि इस ब्रेक इवन पॉइंट से पहले अगर मैं इसको आपको इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से समझो तो इस ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस ब्रेक इवन पॉइंट पर इनकम इज इक्वल टू सी है। किस पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे। ब्रेक इवन पॉइंट से बिफोर क्या था, इनकम वॉज लेस देन सी। आफ्टर क्या हो गया, इनकम इज ग्रेटर देन सी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो अगेन प्लीज रिप्लाई इन द कमेंट, आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। स्लोप ऑफ कंजम्पशन लाइन। सो स्लोप का मतलब क्या होता है, देखो स्लोप का मतलब होता है जब हम कंजम्पशन फंक्शन की बात करते हैं तो आप ऊपर इस ग्राफ में देखो, आप यहाँ पे देख रहे होगे ये कंजम्पशन फंक्शन का लाइन है। ठीक है, यहाँ पे ये जो एरिया है आपका, ये और ये, यही एरिया बेसिकली आपका स्लोप कहलाता है। ठीक है, ग्राफ के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इससे बोला जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या स्लोप बोथ आर सेम थिंग। सो एमपीसी किसे कहते हैं, देखो मार्जिनल का मतलब क्या होता है, एडिशनल और एक्स्ट्रा, ये हम लोगों ने कई बार पढ़ा हुआ है। एडिशनल तो इनकम जब थोड़ा सा चेंज आया तो उस चेंज की वजह से हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज आया, मैं आपको ये सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि इनकम बढ़ा था तो कंजम्पशन में भी कोई चेंज हो रहा था। तो जब हम इस चेंज को मेजर करना चाहेंगे कि हमारे इनकम में कितना एक्स्ट्रा चेंज हुआ, उससे हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज हमें देखने को मिला, सो इसी के रेशियो को बोला जाता है MPC। तो इट रेफर्स टू द रेट एट विच C इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू ए गिवन इंक्रीज इन Y। जैसे हमारा C चेंज होता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारे Y में क्या चेंज हमें देखने को मिला, ये कहलाता है MPC। इट इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज टू कंजम्पशन, कि कंज्यूमर अपने इनकम का क्या एक्स्ट्रा, क्या एडिशनल पार्ट खर्च कंजम्पशन में कन्वर्ट कर दे रहा है। So it is the ratio between delta C and delta Y. So MPC is equal to delta C and delta Y. और MPC को ही बोला जाता है marginal propensity to consume. So in short, MPC is just the ratio of delta C and delta Y, where delta का मतलब क्या होता है, delta का मतलब होता है change। इसका मतलब क्या होता है, जैसे अगर हम बोलेंगे चेंज का मतलब क्या होता है, करंट माइनस प्रीवियस। जैसे मैं अगर मैं आपको यहाँ टेबल बना के दिखाऊं, यहाँ पे इनकम है और यहाँ पे कंजम्पशन है। इनकम 0 था फिर 10 हुआ, कंजम्पशन 10 था तो यहाँ 20 हुआ। तो इनकम यहाँ पे डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 0, ये कितनी हो गया 10। और यहाँ कितना हो गया डेल्टा सी, डेल्टा सी यहाँ हो गया 20 माइनस 10 दैट इज़ 10। तो MPC कितना हो जाएगा, MPC इज इक्वल टू डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई दैट इज 10 अपॉन 10, इट मीन्स 1। सो ये है हमारा MPC। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो चलिए स्टूडेंट अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ C फंक्शन। C फंक्शन का मतलब हो गया कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है,
लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा, एमपीसी क्या होता है, स्लोप क्या होता है। अब इसको न्यूमेरिकली अलजेब्रिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाता है। देखो कंजम्पशन फंक्शन को अलजेब्रिकली एक्सप्लेन किया जाता है इस फॉर्मूले से। द फॉर्मूला इज सी इज इक्वल टू सी बार प्लस, एक मिनट रुक जाओ, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार का मतलब यहाँ पर होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये हम लोगों ने कई बार पढ़ा है। ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, जो इनकम जीरो होने पे जो कंजम्पशन हम करते हैं वो क्या होता है तुम्हारा ऑटोनोमस कंजम्पशन। मतलब सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए जो भी कंजम्पशन किया जाए सर्वाइव करने के लिए, वो हमारा क्या है ऑटोनोमस कंजम्पशन या मिनिमम कंजम्पशन व्हेन इनकम इज इक्वल टू जीरो। बी रेफर करता है एमपीसी को। बी का मतलब होता है एमपीसी, जिसको हम कह सकते हैं कि इनकम में, एडिशनल इनकम में चेंज होने से एडिशनल कंजम्पशन में होने वाला चेंज। ठीक है, तो इसको देखते हैं। बी रेफर्स टू द रेट एट विच सी इंक्रीजेज इन रिस्पॉन्स टू एन इंक्रीज इन वाई। मतलब सिंपल बात समझो, एमपीसी को ही बोला जाता है इज इक्वल टू बी, दैट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। ये वैल्यू बी की या तो क्वेश्चन में दिया होगा आपको, नहीं तो आपको ये डेल्टा सी और डेल्टा वाई करके वैल्यू आपको निकालनी होगी। It is delta C by delta Y and also called marginal propensity to consume. I hope this is clear. And Y refers to the income, जो भी corresponding income की बात हो रही है उससे हम इसको यहाँ पर हम उस वैल्यू को लेंगे। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जिसको आप देखोगे तो समझ में आएगा कि जब C फाइंड C when C इज इक्वल टू, यहाँ C बार होगा, C बार इज इक्वल टू 200, MPC 0.5 एंड Y इज इक्वल टू 1000। तो हमें फॉर्मूला पता है C इज इक्वल टू C बार प्लस बी वाई। तो यहाँ पे 200 प्लस 0.5 इंटू 1000 इज इक्वल टू 200 प्लस 500 इज इक्वल टू 700 आंसर। तो हम ऐसे इसे कैलकुलेट करेंगे। अब इसका तो हमारा अगला इंपॉर्टेंट फंक्शन है सेविंग। देखो हम लोगों ने पढ़ा था कि इनकम होता है, इनकम में से जब हम कंजम्पशन, जितना पैसा हमने खर्च किया, कंज्यूम कर लिया, जब हम उसको माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आता है सेविंग। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड में और एग्रीगेट डिमांड चैप्टर में और एग्रीगेट सप्लाई जब हम डिमांड कर रहे हैं तो भाई लोग कंजम्पशन होगा, कंजम्पशन के लिए इनकम चाहिए, जब इनकम में से कंजम्पशन घटेगा तो सेविंग बचेगा। तो इसलिए यहाँ पे सेविंग फंक्शन का कंसेप्ट आता है। अब देखो यहाँ पे डिटेल में आप इसे देखिएगा। सो कंजम्पशन सेविंग फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग। देखो इनकम और सेविंग में किया जा होने वाला जो फंक्शनल रिलेशनशिप है वो हमारा कहलाता है सेविंग फंक्शन। इनकम और कंजम्पशन वाला क्या था, कंजम्पशन फंक्शन, और इनकम और सेविंग वाला रिलेशनशिप क्या होगा, सेविंग फंक्शन। और सेविंग को निकालने के लिए हमें क्या करना, हमें इनकम की जरूरत पड़ती है। जैसे आप यहाँ पर डेटा देख रहे हो, यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन गिवन है, इनकम 0 है, कंजम्पशन 20 है, तो सेविंग कितना हो जाएगा 0 माइनस 20, और यहाँ वैल्यू कितनी आएगी -20। यहाँ पे मिस्टेक है, आप यहाँ -20 लिख लेना। 50 60, तो इनकम अगर 50 है, कंजम्पशन 60 है, तो सेविंग हमारी क्या हो रही है नेगेटिव। आप ये सोचो सर नेगेटिव सेविंग मतलब क्या हो रहा है कि अभी कोई सेविंग नहीं है। आप उस नेगेटिव सेविंग मतलब देयर इज नो सेविंग एट ऑल। कंज्यूमर अभी क्या कर रहा है नेगेटिव, मतलब किसी से पैसा बोरो करके, उधार लेके या पास्ट सेविंग से वो अपना काम चला रहा है। अब देखो जब यहाँ इनकम 100 है, कंजम्पशन भी 100 है, तो सेविंग कितना हो जाएगा 0। इनकम जब 150 हो गया, कंजम्पशन 140, अब हमारा सेविंग क्या हुआ पॉजिटिव। तब हम ये कह सकते हैं कि जब इनकम 0 लेवल पर होता है, जब इनकम हमारा कितना था 0, तो सेविंग हमारी कितनी है -20। इनकम जब 50 हुआ तो इनकम हमारा क्या हुआ -10। जब इनकम बढ़ के 100 हुआ तब हमारा कितना हुआ 0। जब इनकम बढ़ के 150 हुआ तो हमारा बढ़ के कितना हुआ 10। तो आप देख सकते हो सेविंग फंक्शन हमेशा नेगेटिव से, एक्स एक्सिस से नीचे से जा रहा है। ये 4th क्वाड्रेंट से स्टार्ट कर रहा है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी, तो वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। अब यहाँ से ये धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये है हमारा सेविंग फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, तो जब हमारा इनकम 100 है तो हमारा सेविंग कितना है 0। और आप इस पॉइंट पे यहाँ देख रहे होगे ये इसके इक्वल हो जा रहा है, किसके इक्वल, इनकम के इक्वल हो जा रहा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 0 है, और हमारा सेविंग भी कितना है 0 है। ठीक है, तो ये था हमारा सेविंग फंक्शन एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू। और अगेन दिस इज ऑल्सो ए पॉजिटिव स्लोप। अब हमारा आता है स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन या मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। देखो जैसे हम लोगों ने मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में पढ़ा था कि फॉर्मूला क्या था डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। तो देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव,
it is slope of saving line. It refers to the rate at which s increases with respect to a given increase in y. देखो जब y में जिस स्पीड से चेंज हुआ, जिस रेट से चेंज हुआ, मतलब उसका जब हम रेशियो निकालते हैं कि इनकम में चेंज होने से हमारे सेविंग में क्या चेंज आ रहा है, जब हमारा इनकम बढ़ा, जब व्हेन देयर इज चेंज इन इनकम, एडिशनल चेंज की बात होती है, तो हमारे सेविंग में कितना चेंज आया. इट इंडिकेट्स द प्रोपोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम दैट गोज टू सेविंग. जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो वो इनकम में जितना चेंज हुआ उससे हमारे सेविंग में कितना चेंज आया, इसी को हम कहते हैं MPS. इट इज़ मेजर्ड एट द रेशियो बिटवीन डेल्टा S एंड डेल्टा Y, एंड MPS इज इक्वल टू डेल्टा S बाई डेल्टा Y, एंड दिस इज नोन एज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. अब जैसे यहाँ पे देखो इनकम में चेंज कितना हुआ, इनकम में हमारा चेंज कितने को देखने को मिल रहा है हमें, 50 का, और हमारे सेविंग में कितने का चेंज देखने को मिला, 10 का. ठीक है, तो इसी के जब हम रेशियो निकालेंगे ना तो वही हमारा क्या कहलाएगा, MPS. और यहाँ पे ये ग्राफ है, ये ग्राफ से मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाएगा. अब यहाँ पे ये ग्राफ जैसे हम लोगों ने लास्ट में भी देखा था कि माइनस जब इनकम 0 है तो हमारा सेविंग कितना है, -20. और यहाँ पे आप स्लोप देखो, इनकम यहाँ 100 है और फिर बढ़ के कितना हुआ, 150. तो यहाँ पर डेल्टा का चेंज कितना हुआ, इनकम में कितना का चेंज हुआ, 50 का. और जब आप सेविंग की बात करो, देख रहे हो, तो इनकम हमारा 0 था, अब ये बढ़ के कितना हो गया हमारा, यहाँ पे आप यहाँ पे इस पॉइंट पे देख सकते हैं 20 माइनस 10. ठीक है, तो दिस इज़ नोन एज आवर स्लोप ऑफ. जैसे यहाँ देखो इनकम जब 150 था तो सेविंग कितनी थी, 10. इनकम जब 100 है तो सेविंग कितनी है हमारी, 0. तो हमने क्या किया, 10 माइनस 0, और ये वैल्यू कितनी आ गई, 10. तो यही कहलाता है हमारा MPS. ये वाला जो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा ना, ये ट्रायंगल, और इसमें ये जो आपका हाइपोटेनस होता है, इसी को ही हम स्लोप बोलते हैं. ठीक है, स्लोप इसी को मेजर किया जाता है. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. अब हमारा APS, अगला कंसेप्ट आता है APS और MPS. देखो APS का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. इसका कलर चेंज कर देता हूँ, येलो ही ठीक था. APS का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. देखो एवरेज है ना, एवरेज क्या होता है, जस्ट रेशियो होता है. जो भी इनकम है, जैसे इनकम अगर 10 था, सेविंग 10 है, तो APS क्या हो जाएगा, 10/10 इज इक्वल टू 1. तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, S/Y. अगर APC हमसे पूछेगा APC क्या होता है तो हम क्या बोलेंगे, C/Y, सिंपल. तो APS क्या है, इज द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग एंड टोटल इनकम. जो भी इनकम गिवन है और उसके रेस्पेक्ट में जो भी सेविंग है, हम उनका रेशियो निकालेंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, APS कहलाएगा. एंड APS इज इक्वल टू S/Y. वेयर एज MPS का मतलब क्या था, मार्जिनल. मार्जिनल मतलब एडिशनल. तो मार्जिनल का मतलब क्या हो गया, एडिशनल सेविंग और एडिशनल इनकम का रेशियो, और एडिशनल का साइन डेल्टा हो जाता है, तो यहाँ डेल्टा S/डेल्टा Y हो जाएगा. ठीक है, APS क्या शो करता है, APS शो करता है कि जब जो भी टोटल इनकम है उसके रेस्पेक्ट में हम सेविंग कितना कर रहे हैं. एवरेज क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एवरेज, तो मतलब पर यूनिट. एवरेज क्या बताता है हमें, पर यूनिट. तो पर यूनिट हम कंज्यूमर अपने इनकम का मतलब कितना पैसा वो सेव कर रहा है. ठीक है, सेविंग पर यूनिट ऑफ टोटल इनकम, वेयर एज MPS सोज सेविंग पर यूनिट ऑफ एडिशनल इनकम. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब सेविंग फंक्शन का जो इक्वेशन होता है उसे रिप्रेजेंट किया जाता है S इज इक्वल टू -C बार प्लस 1 - B इंटू वाई. -C क्यों, क्योंकि आपको याद होगा सेविंग कंजम्पशन की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव आती है. जब इनकम 0 होता है और यहाँ पर जब हम कंजम्पशन 10 निकाले तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, नेगेटिव, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन है. प्लस 1 - B. अब 1 - B का मतलब क्या होता है, देखो एक फॉर्मूला होता है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1. ये आप आगे पढ़ोगे. तो जब हम MPS की वैल्यू निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1 - MPC, और MPC को हम B से भी रेफर करते हैं, इसलिए MPS इज इक्वल टू 1 - B. तो आप बोल सकते हो कि सर यहाँ पे जो 1 - B लिखा हुआ है, आप इसकी जगह पे MPS भी लिख सकते हो. बिल्कुल, ये बिल्कुल सही होगा, इनटू Y. आप ये बात समझ गए होगे. -C इंडिकेट्स द ऑटोनोमस कंजम्पशन. जो इनकम 0 होने पर जो हमारा जो कंजम्पशन होता है वो हमारा -C बार से रिप्रेजेंट होता है. 1 - B इज MPS, Y इज इक्वल टू इनकम. इस पर हम लोग आगे नेक्स्ट स्लाइड में, आगे के आने वाले लेक्चर्स में हम इस पर न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे. अब यहाँ पे हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ सेविंग फंक्शन है. आप यहाँ देख रहे थे, अभी हम लोगों ने ग्राफ पहले भी देखा, यहाँ पे इनकम और कंजम्पशन का ग्राफ है. देखो जब इनकम हमारी कितनी है, जब इनकम हमारी 0 थी तो हमारी सेविंग कितनी थी, जब व्हेन इनकम इज इक्वल टू 0 तो हमारा सेविंग क्या था, नेगेटिव में था.
जब 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 हमारा इनकम और कंजम्पशन भी मुझे लिखने दो, ठीक है। जब हमारा इनकम, सपोज इनकम हमारा 100 है और कंजम्पशन भी हमारा 100 है, तो सेविंग हमारी कितनी है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, जब यहाँ पे 0 पॉइंट है तो यहाँ पे कहाँ पर आ रहा है, -20 पे। इस 100 पॉइंट पे दोनों क्या है हमारा, कंजम्पशन और इनकम सेविंग बराबर है। तो व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू सेविंग, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट इज़ दैट लेवल एट विच हमारा कंजम्पशन और हमारा जो इनकम होता है वो बराबर हो जाता है। सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे कंजम्पशन और C इज इक्वल टू वाई, जिससे S की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। क्लियर। और उसके बाद आप देखोगे कि ये अपवर्ड राइजिंग हो जाता है और यहाँ पे भी अपवर्ड राइजिंग हो रहा है। सो दिस इज़ अ सिंपल ग्राफ। अगर आपको एक क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो आपको ऐसा ही ग्राफ बनाना पड़ेगा। और आपको हम पिछले लेक्चर में बनाया था कि एक पॉइंट तक हमारा कंजम्पशन ऊपर होता है। आप यहाँ पर देख रहे होगे, इस पॉइंट तक हमारा क्या है, कंजम्पशन और इनकम बराबर है, जिससे हमारी सेविंग कितनी आ गई है, 0 पे आ गई है। तो इस पॉइंट के बियॉन्ड क्या होता है, इन पर्सन अब अपना पैसा सेव करने लग जाता है, इसलिए उसका कंजम्पशन कम हो जाता है, इनकम ज़्यादा हो जाता है। तो आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, तो हम यहाँ से ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट, मुझे एक मिनट लिखने दो, y इज़ ग्रेटर, ये मैंने लास्ट क्लास में ही बताया है आप लोगों को। आप यहाँ पे इसका कंक्लूजन निकाल सकते हो। आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर दैन c। बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट हम क्या देख रहे थे, c की वैल्यू ग्रेटर थी y से। आप यहाँ देख रहे हो ना, ये जो ग्राफ है, यहाँ पे आपका ये जो हल्की सी नीली लाइन है, ये ऊपर है इनकम के, इसका मतलब हमारा कंजम्पशन कम है, ज़्यादा है इनकम हमारी कम है, कंजम्पशन ज़्यादा है, ठीक है। सो ये कंक्लूजन आप बिल्कुल ध्यान में रखना। अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है, वो है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और प्रोपेंसिटी टू सेव। देखो यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हम APC और APS को जोड़ेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी होगी, 1। और जब भी हम MPC और MPS को जोड़ते हैं, ये वैल्यू हमारी आती है 1। ये बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आप बिल्कुल ध्यान से समझना और बिल्कुल याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कन्फर्म क्वेश्चन आता ही आता है। देखो APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 और MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। अब इनको जो प्रूफ करने के ना 2 तरीके हैं, एक हमको एक न्यूमेरिकल ले लें और दूसरा हम अलजेब्रिक फॉर्मूला से। तो आपको दोनों तरीके से प्रूफ करना होगा, ठीक है। अब पहला प्रूफ हम देखते हैं कि वैल्यू को मान के चलो कि किसी बंदे ने अपने इनकम का 1/2 पार्ट क्या किया, कंज्यूम किया, खर्च किया। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है कि टोटल इनकम कितनी है हमारी, टोटल इनकम अगर हमारी 2 होती, एक हिस्सा, तो हम एक हिस्सा उसमें क्या किए, कंज्यूम किए। 1/2 का मतलब यही होता है ना। जैसे मैंने बोला कि इस बंदे ने 1/3 पिज़्ज़ा खा लिया, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 3 पिज़्ज़ा था, उसमें से एक हिस्सा, ठीक है। अब इसको और ध्यान से समझो। देखो मान के चलो कि एक पिज़्ज़ा है, मैंने इसके 3 टुकड़े किए, राम ने इसमें से एक हिस्सा खा लिया, तो आप क्या बोलोगे, उसने कितना खाया, 1/3 खाया। तो कितने हिस्से बचे हैं, 2/3। तो जैसे आप दोनों को जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/3, और वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। पिज़्ज़ा तो एक ही था। तो यही बात यहाँ भी कही जा रही है। अगर किसी बंदे ने अब इनकम का 1/2 पार्ट खर्च किया, तो 2 में से 1 पार्ट खर्च किया, तो बचा कितना होगा, 1/2 ही तो बचेगा। तो ये 2/2 हो जाएगा और ये 1 होगा कि नहीं होगा। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि नहीं। चलो एक और एग्जांपल लो। अगर मैं बोलूँ किसी बंदे ने अपने इनकम का 2/4 पार्ट क्या किया, खर्च किया, तो बचा पार्ट कितना होगा, 2/4 ही तो बचा होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, दोनों को जोड़ा, तो आंसर कितना आएगा, 4/4 इज इक्वल टू 1। तो एक प्रूफ ऐसे होता है, आप इमेजिन कर सकते हो, ठीक है, कि आप इस तरीके से नंबर को इमेजिन कर लिया और आपने इससे प्रूफ किया। दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में हम क्या करते हैं, हम उसके फॉर्मूला को ही लेते हैं, जो फॉर्मूला गिवन है हम उसी से डेराइव करते हैं। कैसे, आइए मैं इसको समझाता हूँ। देखो हमें ये पता है कि इनकम इज इक्वल टू C प्लस S। यस और नो। इनकम का मतलब क्या होता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, ठीक है। तो APC प्लस, सॉरी इसको थोड़ा अच्छे से लिखने दो, APC का मतलब क्या होता है, C/Y। APS मतलब क्या होता है, S/Y। इसको हम C प्लस S/Y लिख सकते हैं। कंजम्पशन और सेविंग को जब आप जोड़ोगे तो वो तो इनकम के ही तो बराबर होगा, और Y/Y का मतलब क्या हो गया,
1। तो यहाँ से ये 1 का कंसेप्ट आता है। तो इस तरीके से हमने प्रूफ किया कि APC प्लस APS 1 होगा बोथ, एक न्यूमेरिकल वैल्यू एज्यूम करके और एक हमने अल्जेब्रिकली भी एज्यूम करके। और सिमिलरली हम ये भी प्रूफ करते हैं MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। एंड अगेन वेरी सिंपल मेथड है। आप मान के चलो कि मैंने अपने इनकम का एडिशनल मतलब जो पैसा खर्च किया, मान के चलो कि मैंने डेल्टा C खर्च किया 1/2, तो डेल्टा S कितना हो जाएगा, अगेन 1/2। कैसे, जिन लोगों को नहीं पता, देखो 1/2 का मतलब क्या होता है कि आउट ऑफ 2, 1/2 का मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ 2। टोटल 2 था, उसमें से हमने एक पार्ट को क्या किया, खर्च किया, तो रिमेनिंग बचा कितना होगा, 1/2। तो जैसे आप दोनों को जोड़ोगे 1/2 प्लस 1/2 ये कितना हो जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू 1 प्रूफ। क्लियर। तो यहाँ पे एक प्रूफ तो ये हो गया। अब दूसरा, हमें पता है MPC का मतलब क्या होता है, डेल्टा C बाई डेल्टा Y। MPS मतलब क्या होता है, डेल्टा S बाई डेल्टा Y। डेल्टा C प्लस डेल्टा S मतलब क्या हो जाएगा, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा Y इज इक्वल टू 1। तो ये एक दूसरा तरीका होता है प्रूफ करने का। तो आपको ये दोनों मेथड आपको प्रूफ करने होंगे एग्जाम में, और ये दोनों मेथड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कंफर्म क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक। कंसेप्ट्स डिस्कस हो चुके हुए हैं। आगे के क्लासेस में हम इन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 4 की तरह। तो इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना उतना इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग अपने अगले आने वाले लेक्चर्स में प्रैक्टिस करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास 1-2 बुक्स हैं, TR जैन की है, संदीप गर्ग की है, तो मैं उनसे भी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूं। आपके पास कोई और भी बुक है जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको कोई डाउट है तो आप रिप्लाई कर सकते हो, मैं उस डाउट्स को भी लेके अगले लेक्चर में उसे एक्सप्लेन करूँगा। तो चलो स्टूडेंट, आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।